हेलो स्टूडेंट्स। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा और आज मैं क्लास लेकर आया हूं ट्रेड थ्योरी फेडर के लिए। और ये क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है जिसका वॉल्यूम 2 मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। जो आज का टॉपिक है वो है मॉड्यूल 4 से हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में, उसके इंस्पेक्शन के बारे में और क्या क्या गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, लुब्रिकेशन सर्वे किस टाइप से किया जाता है, उसके क्या क्या सिंबल होते हैं उसके बारे में पढ़ा था और सिंपल एस्टिमेशन के बारे में पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है। अब जो है जो हमें पढ़ना है आज का, वो पढ़ना है असेंबली विफलताओं और उपचार के कारण, कॉजेस ऑफ असेंबली फेलियर एंड रेमेडीज। ये सबके क्या कॉज होते हैं, क्या कारण होते हैं, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉजेस ऑफ असेंबली फेलियर एंड रेमेडीज। उसके क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे खराब असेंबली की स्थिति क्या होती है, खराब असेंबली को कैसे सूचीबद्ध किया जाए और उसका संचालन लागत कैसे निकाला जाए। इन तीन चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते खराब असेंबली, मतलब पुअर असेंबलिंग ये क्या चीज होती है। पुअर असेंबली में विभिन्न कारणों से त्रुटि हो सकती है। हम कोई भी असेंबली का काम कर रहे हैं, असेंबली मतलब दो से अधिक पार्टों को आपस में जोड़ना, उसको बोलते हैं असेंबली। जैसे अस्पष्ट, अपर्याप्त या अनुचित असेंबली की प्रक्रिया, मिस अलाइनमेंट, खराब कारीगर, कभी कभी असेंबली के दौरान श्रमिकों द्वारा किए गए अनजानी त्रुटि के कारण भी नुकसान होता है। उदाहरण के लिए नट और स्टड असेंबली की विफलता कार के पहिए को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के नट और स्टड असेंबली की विफलता जो कार के पहिए को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रुकावट के कारण नट और टार्क को कसने में अनुक्रम के बारे में जानकारी की कमी के कारण हो सकता है। ऐसी स्थितियों में किसी भी प्रकार के नटों को ढीला करना जो बाहरी भाग के अधीन होता है वो विफलता का कारण बनता है। जैसे कोई कार का पहिया होता है गोल, ठीक है, उसकी जब हम उसको लगाते हैं कार के पहिए को, तो सबको पता है कि उसमें 4 नट लगे होते हैं, 4 नट लगे होते हैं, नट बोल्ट। तो जो कसने की प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, जैसे कि उसको हम लोग क्रॉस में कसते हैं। कोई भी जो टाइट करने की प्रक्रिया है वो क्रॉस में होती है, मतलब ऐसे और ऐसे क्रॉस में। मतलब पहले अगर इसे कस रहे हैं तो दूसरे टाइम पे अगर पहले हम इसे कसेंगे तो उसके क्रॉस दूसरा कसेंगे, फिर तीसरा इसे कसेंगे तो चौथा इसे कसेंगे। मतलब एक दूसरे के एक क्रॉस कसना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले इसे कसेंगे फिर इसे कसेंगे फिर इसे। इससे क्या होगा कि जो पहिया है वो प्रॉपर तरीके से, एकदम परफेक्ट बैलेंस तरीके से नहीं बैठेगा। तो ये एक प्रोसेस है असेंबलिंग करने का, कि आपको क्रॉस में टाइट करना होता है। अगर कोई कारीगर है जिसको ये जानकारी नहीं है तो वो अलग अलग तरह से टाइट करेगा, तो इससे क्या होगा, मिस अलाइनमेंट की दिक्कत आएगी या पहिया सही तरीके से बैठेगा नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुअर असेंबलिंग। ये खराब असेंबलिंग हुई है, नट सारे एक प्रकार टाइट नहीं हुए, ढंग से टाइट नहीं हुए। पुअर सर्विसेज कंडीशन, इंजीनियरिंग कंपोनेंट घटकों का पतन उनके द्वारा अनुभव की कमी और असामान्य सेवा स्थिति के कारण हो सकता है। जैसा मैंने अभी बताया कि अनुभव, कि आपके पास अनुभव की कमी है, आपको पता भी नहीं है। तो अब अगर अनुभव की कमी तो आप गलत काम कर सकते हैं। अगर अनुभव होता तो आपको पता होता कि आपको अक्रॉस कसना है ऐसे करके, ना कि ऐसे 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 ऐसे। और असामान्य सेवा की स्थिति, उच्च निम्न तापमान की स्थितियों पर लोडिंग, प्रतिकूल ऑक्सीडेटिव संरक्षण कटाव इत्यादि के बारे में। जैसे कि आपको तापमान का ज्ञान होना चाहिए कि किस निम्न तापमान पे उच्च तापमान पे मुझे फला कार्य करना चाहिए, जिससे कोई
जंग रखने की समस्या ना हो, ह्यूमिडिटी हाई है और आप उस टाइम पे कोई चीज स्टोर कर रहे हैं बिना किसी लैपिंग के, तो वहां पर जंग लग सकता है। तो एक खराब सर्विसिंग का एक उदाहरण है। पुअर सर्विस कंडीशन का एक उदाहरण ये भी है, जैसे आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं जहां पर वो फुल्ली एसी रेस्टोरेंट है, ठीक है। आप वहाँ खाना खाने जाते हैं और वहाँ आप देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इतना मतलब मेंटेन नहीं हो पा रहा है, फिर भी लोगों को गर्मी हो रही है। मतलब एसी चल रहा है, ठंडक भी महसूस हो रही है, लेकिन उतना अच्छी सर्विस नहीं है कि आपकी गर्मी को अच्छे तरीके से मिटा सके। वहाँ या तो लोगों की संख्या ज़्यादा है, या फिर एसी की कैपेसिटी कम है कि वो उस एरिया को कवर नहीं कर पा रहा है। तो एसी तो चल रहा है लेकिन फिर भी घुटन महसूस हो रही है। तो क्या है, एक पुअर सर्विस का एक उदाहरण है कि उसकी सर्विस क्या है, खराब है। उसने क्या किया कि उसने डिजाइन देखा नहीं कि जो उसका एसी है उस क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है कि नहीं, या उसके लिए सफिशियंट है या नहीं। अगर वहां 2 टन की एसी की जरूरत थी तो उसने 1 टन का ही क्यों लगाया। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, इसी को बोलते हैं पुअर सर्विस कंडीशंस, कि आपको जो चाहिए होता है वो चीज ना लगाकर वो सेवा ना दे पाना, जितनी सेवा की आवश्यकता वहां पर थी, उसी को बोलते हैं पुअर सर्विस कंडीशंस। अगला है आपका वे ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे माल का वजन। इसका अर्थ ये है कि जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी, कोई मटेरियल खरीदा, अब उसका आपको वजन निकालना है कि वो वजन सही है या नहीं है। तो आपने क्या किया कि उसकी आपने गणना कर ली। जैसे आपने कोई स्टील की चादर खरीद ली, स्टील की चादर खरीद ली ढेर सारी, स्टील की चादर खरीद ली। अब स्टील की जो चादर है उसके उसमें सारी गणना कर लीजिए। मान लिया आपने 100 चादरें खरीद ली, ठीक है, 100 चादरें खरीद ली। अब उसके स्टील के घनत्व के साथ उसका गुणा करेंगे। अगर गुणा करने पर वजन अगर सही आता है, मतलब वजन जो आया उसका वजन और दिया हुआ वजन बराबर है, तो मतलब आपका मटेरियल सही है। लेकिन अगर इसका वजन, कैलकुलेशन वजन और दिया हुआ वजन अलग अलग है, इसका मतलब आपके मटेरियल में प्रॉब्लम है, आपका मटेरियल सही नहीं है, आपका मटेरियल सही नहीं है। इसलिए हर मेटल का एक स्पेसिफिक घनत्व होता है, स्टील का, जिंक का, अलग अलग स्पेसिफिक घनत्व होता है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, फ्लैंज पर ड्रिलिंग, मशीनिंग और बोरिंग जैसी संक्रियाएं करने का निर्णय लें। प्रोसेस का चयन करते समय संक्रिया के क्रम का ध्यान रखें, क्योंकि यह लागत बहुत मायने रखती है। मशीन के सभी घटकों का विचार करने के लिए आपको समय आवंटित करने की आवश्यकता है। मशीन की कीमत, मूल्य ह्रास और बिजली की खपत आधार पर आपको चलाने वाली मशीन की लागत को अंतिम रूप देना होता है। तो जब भी कोई आप कार्य मशीन पे डिजाइन करते हैं तो उसके कॉस्ट को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। हमें ये फोकस करके चलना होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम, उसकी लागत जो है वो वस्तु के मूल्य में आती है। मान लीजिए हमने 4 ऑपरेशन किए हैं, तो हर ऑपरेशन की कॉस्ट उस मूल्य में जुड़ती जाती है, उस मूल्य में ऐड हो जाती है। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान होना चाहिए कि जो भी हम कॉस्ट डिजाइन कर रहे हैं, ऑपरेशन डिजाइन कर रहे हैं वस्तु के लिए, जिस जो भी प्रोसेस के ऊपर करेंगे उस पर हमें पैसे खर्च करने होंगे। तो हमें वस्तु के मूल्य को ध्यान में रखते हुए सारे ऑपरेशन को प्लान करना चाहिए। मशीन की कीमत, मूल्य ह्रास और बिजली की खपत के आधार पर ही हम क्या करते हैं, अंतिम रूप इस प्रोडक्ट को देते हैं। अब क्या है, टूल्स कॉस्ट। टूल कॉस्ट में क्या क्या आता है, श्रम की लागत। जैसे आपने कोई जो मशीन लगाई, उस पर काम करने के लिए जो श्रमिक लगाएंगे उस पर उनको भी सैलरी देनी पड़ती है, तो उसी को हम बोलते हैं लेबर कॉस्ट। आकस्मिक जोखिम, अस्वीकार लागत, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या मशीन ब्रेकडाउन हो गई, कोई टूल टूट गया, ऐसी चीजों को बोलते हैं आकस्मिक अस्वीकार लागत। यदि थोक में 100 क्विंटल का निर्माण किया जाता है तो सरल विधि से एक टुकड़े की दर जोड़ दी जाती है। पैकिंग, हैंडलिंग लागत और आमतौर पर मूल्य का लागत 2% होता है।
और लाभ मूल लागत का 5 से 15% तक होता है। एडमिन मूल्य द्वारा लागत, जो एडमिन होता है वो मूल्य को डिसाइड करता है कि उसे कितना प्रॉफिट चाहिए। तो यही होता है कि रिस्क मैनेजमेंट, लेबर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, सब कुछ जोड़ने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि वस्तु को कितना, हमें उसका दाम कितना लगाना है। अगला है असेंबली टेक्निक। असेंबली टेक्निक असेंबली टेक्निक किस किस प्रकार से की जाती है? तो पहला है डावलिंग टेक्निक। डावलिंग टेक्निक। दूसरा पिनिंग, स्टेकिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, अडहेसिव का उपयोग करना। ये इतने प्रकार से, 5 प्रकार से हम लोग असेंबलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए डावलिंग। डावलिंग मतलब डॉवेल पिन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इसमें देखिए यहाँ पर डावल लगा हुआ है, इस चित्र में फिगर नंबर 1 में यहाँ पे डावल लगा हुआ है, और यहाँ पे रिटेनिंग स्क्रू। तो यह दो या दो से अधिक पार्ट्स की शुद्धता को स्थिर करने में उपयोग होता है। इसके द्वारा पार्ट्स को अलग अलग एवं अपनी स्थिति में पुनर्स्थिर किया जा सकता है। असेंबली के प्रकार पर निर्भर करते हुए विभिन्न प्रकार के डावल्स उपयोग किए जाते हैं। असेंबली में डावल किए गए कंपोनेंट को सदैव रिटेनिंग स्क्रू के साथ फिक्स किया जाता है। एक रिटेनिंग स्क्रू होता है, इस स्क्रू के माध्यम से इसको टाइट किया जाता है। और टाइट, जैसे कि पिन होता है, पिन लोकेट करता है। इसमें दो पार्ट्स अलग अलग बने होते हैं, ये ऊपर ए पार्ट है और नीचे वाला जो है वो बी पार्ट है। ए पार्ट में ये लगा होता है और बी पार्ट में होल बने होते हैं। तो ये जो पिन है इसी होल में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ए पार्ट में जो ये पिन बने हुए हैं ये बी पार्ट के होल में जाके फिक्स हो जाते हैं। तो असेंबली इसी को बोलते हैं, दो पार्ट आपस में जाके मिल गए, असेंबलिंग हो गई। अगला है पिनिंग। पिनिंग यह पिनिंग क्या होता है? यह कंपोनेंट को एक साथ लोकेट करने तथा पकड़ने की यह एक विधि है। यह भी पिन्स विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये क्या होता है कि कंपोनेंट को लोकेट करना और पकड़ने का एक तरीका होता है। इसमें कई प्रकार के पिन होते हैं, पैरेलल पिन, क्वार्टर पिन, टेपर पिन, अलग अलग टाइप के पिन होते हैं। तो पिनिंग का एक उदाहरण देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे कि दो पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, इसमें होल बना हुआ था, इसके अंदर भी होल बना था। इन दोनों के बीच में पिन को डाल दिया आर पार। तो ये और ये पार्ट ए और पार्ट बी ये आपस में जुड़ गए। तो पैरेलल पिन थी, पैरेलल पिन के हिसाब से इसको आपस में जोड़ दिया गया। ये हम लोगों ने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी क्वार्टर वाले में, जीब और क्वार्टर वाले में चैप्टर में। इसके बाद क्वार्टर पिंस, इस तरीके से देखिए क्वार्टर पिंस का इस्तेमाल होता है। दो पार्टों को जोड़ के नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है। तीसरा टेपर पिन। ये पिन देखिए, इस पिन का आकार ऊपर चौड़ा है और नीचे पतला है। दो पार्ट्स को आपस में डाल के बीच में पिन डाल दी जाती है, टेपर पिन। स्प्रिंग पिन, यह असेंबली के एक साथ ड्रिलिंग तथा रिमिंग करने की आवश्यकता का विलोपन करती है। थोड़े मिस अलाइनमेंट के केस में स्प्रिंग पिन स्वतः एडजस्ट हो जाती है। ये ऐसी जगह पर होता है जहां पर थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट हो। तो यहाँ पर क्या करता है, एक्यूरेसी कम हो, वहां पर हम लोग स्प्रिंग पिन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर स्प्रिंग पिन का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद अगला है स्टैकिंग। स्टैकिंग में भी क्या होता है कि 3 पॉइंट स्टैक, 3 पॉइंट्स जो अलग अलग पॉइंट के होते हैं, रिंग स्टैक, अलग अलग टाइप के स्टैक बनाकर इसको आपस में फिक्स किया जाता है। यह असेंबली पार्ट्स के रिटेनिंग की विधि है। इसमें कुछ भाग को, पूरे कंपोनेंट को अन्य कंपोनेंट के बल द्वारा डाला जाता है। यह फिट की दक्षता को बढ़ाता है। इसके माध्यम से फिटिंग का कार्य किया जाता है। फिटिंग भी एक प्रकार की असेंबली होती है, ब्रेजिंग तथा हार्ड सोल्डरिंग द्वारा। ब्रेजिंग और हार्ड सोल्डरिंग मतलब किसी चीज को वेल्ड करके आपस में जोड़ना है।
जोड़े जाने को हम लोग क्या कहते हैं? असेंबली। ये देखिए, जैसे दो पार्ट हैं, इस प्लेट को जोड़ना है, यहाँ पर हमने क्या कर दी? ब्रेजिंग कर दी, तो ये दो पार्ट आपस में ए और बी जुड़ गए, तो ये हो गई असेंबली। ये दो पार्ट है आपस में, इनको जोड़ दिया आपस में। इसी प्रकार अडेसिव मतलब चिपका कर, अडेसिव मतलब चिपका कर, चिपका कर। चिपका कर जो काम करते हैं उसे बोलते हैं एडहेसिव पेंटिंग। तो यहाँ पर देखिए, चिपकने वाले, लॉकटाइट जिसे बोलते हैं, चिपकने वाले। लॉकटाइट से चिपकाकर हार्डनर और रेजिन मिलाकर लॉकटाइट बना दिया जाता है और दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद कोई भी पार्ट इस पे चिपका दिया जाता है। दो पार्टों को आपस में चिपका सकते हैं आप ऐसे ऐसे रेजिन लगाकर यहाँ पर। तो इस प्रकार से भी एडहेसिव मेथड से आप असेंबलिंग का काम कर सकते हैं। इसके बाद अगला है थ्रेडेड ज्वाइंटर। थ्रेडेड ज्वाइंटर, थ्रेडों को जोड़ने का काम कैसे कैसे होता है? थ्रेडों को जोड़ने के लिए नट तथा बोल्ट का उपयोग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? नट और बोल्ट का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? यह संभवतः, ये सामान्यतः दो पार्ट्स को आपस में एक साथ क्लैम्प करने में उपयोग में किया जाता है। जब दो पार्ट को आपस में क्लैम्प किया जाता है तो नट बोल्ट की सहायता से असेंबली की जाती है। सबसे ज्यादा प्रयोग असेंबली में नट बोल्ट का ही किया जाता है। जैसे ही एक प्रकार की फ्लैंज कपलिंग है, तो फ्लैंज में देखिए दो फ्लैंजों को आपस में नट बोल्ट की सहायता से जोड़ दिया गया है, जबकि ये बीच में आधे आधे थे। इन दोनों को जोड़ के आपस में जोड़ दिया गया। इसके बाद क्लियरेंस छिद्र के साथ बोल्ट, बोल्ट्स विथ क्लियरेंस होल। क्लियरेंस होल के साथ, जैसे कि क्लियरेंस होल मतलब बीच में थोड़ा सा जगह रहेगा, जैसे होल जो रहेगा उसमें थोड़ी सी जगह रहेगी, एकदम टाइट नहीं होगा, ये हल्की सी जगह इसके बीच में खाली रहेगी। इसी को बोलते हैं बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। दो पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया गया क्लियरेंस होल के साथ। इसके बाद बॉडी फिट बोल्ट, जैसे कि कोई बॉडी हो, यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पर शेप कटा होता है और उसमें फिट करके इसको बोल्ट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं बॉडी फिट, बॉडी फिट बोल्ट। इसमें क्या करना होता है कि जब जो वर्कपीस होता है, वर्कपीस को इनके बीच अगर कोई गति हो रही हो, कोई आपस में मोशन हो रहा हो, उसको रोकना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बॉडी फिट बोल्ट का उपयोग करते हैं। जैसे दो पार्ट, मैचिंग पार्ट्स आपस में मूवमेंट कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम लोग इस प्रकार के बोल्ट्स का उपयोग करते हैं। उसके बाद एंटी फटिग बोल्ट, एंटी फटिग बोल्ट। इस प्रकार के बोल्ट का उपयोग तब किया जाता है, एंटी फटिग बोल्ट ये वाले, इस प्रकार के बोल्ट का उपयोग तब किए जाते हैं जब असेंबली पर लगातार एकांत भार की स्थिति हो और इंजन की असेंबली में कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा इस पर प्रयोग का उदाहरण है। जैसे बार बार इस पे क्या है, लगातार इस पे एक लोड पड़ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इस प्रकार के बोल्ट्स का उपयोग किया जाता है कंटिन्यूअस लोड के लिए। इसके बाद स्टड, स्टड उस असेंबली में प्रयुक्त होता है जिन्हें बार बार अलग करना होता है। जहां पर हम असेंबली को बार बार खोलना और बंद करना होता है, ऐसी जगहों पर स्टड का प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग किया जाता है? स्टड। बीआईएस वर्गीकरण के अनुसार बोल्ट का नामकरण, बीआईएस के अकॉर्डिंग हेक्सागोनल हेडबोर्ड का नाम चूड़ी की साइज, नॉमिनल लंबाई, प्रॉपर्टी क्लास तथा भारतीय स्टैंडर्ड की संख्या से पदनामित किया जाता है। जो बीआईएस के अकॉर्डिंग जो हेडबोल्ट हमारा होता है, उसका जो चिन्ह वो होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, वो उसके
हेड के आधार पे होता है, चूड़ी के आधार पे होता है और उसकी लेंथ के आधार पे होता है, और उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है, कौन से मटेरियल का वो बना हुआ है। जैसे एक हेक्सागोन हेड बोल्ट जिसका साइज M10 है, नॉमिनल लंबाई 60 mm है और प्रॉपर्टी क्लास 4.8 हो, तो उसे नियमानुसार कैसे लिखा जाएगा? तो उसको BIS में ऐसे लिखा जाएगा, हेक्सागोन हेड बोल्ट M10 into 60 डैश 4.8 IS 1363, ये उसका कोड हो जाएगा। इसको इस प्रकार से चिन्हित किया जाएगा। प्रॉपर्टी क्लास, हाँ, वर्गीकरण का भाग 4.8 जो है ये वाला हिस्सा, ये यांत्रिक गुण को दर्शाता है। अगर कोई यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल से संबंधित पार्ट्स होते हैं तो 4.8 वहां पर लिखा जाता है। इस मामले में यह स्टील का बना हुआ है, इसकी न्यूनतम त्वरण सामर्थ्य तन्यता शक्ति 40 kgf mm पर स्क्वायर है। न्यूनतम यील्ड स्ट्रेंथ न्यूनतम त्वरण सामर्थ्य के मध्य अनुपात 0.8 का है, 0.8 का है। और देखिए यहां लिखा भी है, भारतीय मानक बोल्ट तथा स्क्रू 3 उत्पादन श्रेणियां A, B और C में बनाए जाते हैं। A सबसे शुद्ध होता है और B उससे कम, C सबसे वर्किंग में काम आता है। और इसके बाद अगला है बेलनाकार सिलेंड्रिकल एंड टेपर पिंस। सिलेंड्रिकल एंड टेपर पिंस, बेलनाकार शंकु सिलेंड्रिकल एंड टेपर पिंस होल की स्थिति को लोकेट करने के लिए व डिसमेंटल तथा असेंबल करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कोई भी होल है उसको लोकेट करना हो और किसी भी दो पार्ट्स को असेंबल करना हो या उसको अलग अलग करना हो, जैसे उदाहरण के तौर पे जिग और फिक्सचर, कवर प्लेट्स, मशीन टूल, असेंबली इत्यादि, ये सब चीजें क्या है, ये आपका बेलनाकार और शंकु पीस, इस पे उनकी सहायता से दोनों को असेंबल किया जाता है। कंपोनेंट को असेंबल करने में व्हील, गियर्स, लीवर, शाफ्ट के आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखिए फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 होल को लोकेट करने के लिए देखिए ये पिन लगाए गए हैं, यहाँ पे लगाए गए हैं, यहाँ पे लगाए गए हैं, यहाँ पे लगाए गए हैं। इससे क्या होगा कि दोनों मैचिंग पार्ट्स हैं वो आपस में जाकर मिल जाए आपस में, इसी को बोलते हैं जिग और फिक्सचर्स। देखिए टूल को लोकेट करने के लिए इस लीवर से, यहाँ पर जो लीवर बना हुआ है इन दोनों के बीच में होल बना हुआ है, इनको बीच में डाल दिया जाता है तो ये दोनों की असेंबली हो जाती है, हिंज बन जाता है, एक तरीके का हिंज जनरेट करता है। बिना हार्ड की हुई बेलनाकार पिंस 3 प्रकार की होती हैं, एक होता है चैम्फर्ड, एक होता है चैम्फर्ड एंड, चैम्फर्ड राउंड और स्क्वायर एंड। ये 3 प्रकार की पिन का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा जो है, ऐसे 4 होते हैं, सॉरी 3 ये हैं, ये 3 ही है, चैम्फर्ड है, चैम्फर्ड एंड है और स्क्वायर एंड है। ये सामान्यतः असेंबली वर्क में लाभदायक होती है। पिन होती है, जैसे दो पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया गया, इनके ब्लॉक को इसके अंदर घुसड़ दिया गया तो वो क्या होती है, लॉक हो जाती है। जैसे इस वाली फिगर नंबर 5 में देखिए आप लोग, एक टूल है उसकी असेंबली को पहले क्या किया गया, बोल्ट से फिक्स किया जाता है और तथा बेलनाकार पिंस के उपयोग से लोकेट कर दिया जाता है। यहाँ देखिए लोकेट कर दिया गया है और स्क्रू से इसको टाइट कर दिया गया है, तो ये एक परफेक्ट असेंबली, टाइट असेंबली बन जाती है। टेपर पिन, असेंबली वर्क में विभिन्न प्रकार की टेपर पिन उपयोग में की जाती हैं। इसमें से टाइप ए N6 के सरफेस फिनिश के साथ टेपर पिन, ये जो टेपर पिन होता है वो N6 सरफेस फिनिश के साथ होता है। N7 के साथ सरफेस फिनिश वाला टेपर पिन, N7 टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी अलग अलग प्रकार की सरफेस फिनिश होती है। ये सबसे बेस्ट होती है, फिर ये इससे कम, ये फिर उससे कम, अलग अलग प्रकार की सरफेस फिनिश होती है। और जो टेपर पिंस होती है इस पर 1.1 संबंधे 150 का रेशियो में क्या होता है, टेपर उस पर बना होता है। H10 के एक डायमेंशनल टॉलरेंस की फिनिश की हुई रहती है।
ये जो H10 होता है उसकी डायमेंशन टॉलरेंस इसमें फिनिश दी जाती है। अब जैसे देखिए आप इस भाग में, इसमें क्या होता है कि ये जो टेपर पिन है ये इसके बीच में डाली जाती है ताकि ये जो स्थिति है ये लॉक हो जाए। F6 में दो पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए टेपर पिन का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेस्ड और ड्राइवन आउट। अलग अलग प्रकार की टेपर पिन का इस्तेमाल किया जाता है और कई जगह तो टेपर पिन डाल के उसको लॉक कर दिया जाता है ताकि वो बाहर ना निकले। ऐसी जगह पर जहां पर निकलने का डर होता है वहां पर उसे लॉक कर दिया जाता है ताकि वो पिन बाहर ना निकले। टेपर पिन, उसके बाद ग्रूव्ड पिन। कुछ ऐसी पिनें होती हैं जिनके अंदर ग्रूव बना होता है। ये देखिए ग्रूव, ऐसे ग्रूव कटे होते हैं उसके अंदर, उनके अंदर ग्रूव्स कटे होते हैं। ये स्लॉट जहां पे बना होता है, जैसे कहीं पे ग्रूव या स्लॉट बने हुए हैं, ऐसी जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये इसको, ये इसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है। इस प्रकार की, इसमें क्या होता है जो पिन होती है वो स्लॉटेड पिन ही इसमें उपयोग की जाती है। पिन में भी ऐसा उभार होता है और पिन जाकर इसमें सेट हो जाती है। तो पिन अगर होगी तो उसका जो डिजाइन होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो उससे क्या होता है वो असेंबली में जाकर स्लॉट के अंदर ही वो पिन चली जाती है। तो इस प्रकार से स्लॉटेड पिन का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से स्प्रिंग पिन भी होती है। स्प्रिंग पिन का उपयोग संगत होल अधिक टॉलरेंस के साथ असेंबली को लोकेट करने के लिए किया जाता है। ये पिन्स फ्लैट स्टील बेड से बनाई जाती तथा रोल करके बेलनाकार आकार इनको दे दिया जाता है। स्प्रिंग के एक्शन के कारण फिटिंग होल में टाइट होती है। ये क्या होती है, फिटिंग होल में बहुत ज्यादा टाइट रहती है। तो ये इस प्रकार से कई प्रकार के ग्रूव्ड पिन, लोकेशन पिन, नट बोल्ट और कई चीजें, टेपर की और कीज, उनके माध्यम से हम लोग असेंबली का काम करते हैं। असेंबली का मतलब यही होता है कि दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ना है। तो ये सारी युक्तियां हैं, ये सारे आइडियाज हैं किसी भी पार्ट्स को आपस में जोड़ने के। ये असेंबली टेक्निक है जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, असेंबली करते हैं किसी भी पार्ट्स की आपस में। इसके बाद अगला है सील। सील क्या होती है? सील का पर्पस होता है कि रिसाव को रोकने के लिए सील का उपयोग किया जाता है। जब दो मैचिंग पार्ट्स होते हैं इनके बीच में एक सील डाल दी जाती है, फिर उनके बाद में ये पार्ट लगा दिया जाता है। जो बीच वाला हिस्सा होता है परत, उसी को बोलते हैं सील। यह धूल, गंदगी और बाहरी कणों को सिस्टम में प्रवेश करने से रोकता है। कोई भी मशीनिंग क्रिया में दो मैचिंग सतहों को थोड़ी अपूर्णता को पीछे छोड़ देती है। एक सील प्रणाली से रिसाव को रोकने, अंतर को भर देती है। इस प्रकार से क्या होता है, दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। ये दो प्रकार की होती है, स्टैटिक लेयर, स्टैटिक सील एंड डायनामिक सील। जो सील होती है दो प्रकार की होती है। स्टैटिक सील क्या होती है? इसका उपयोग उन सतहों के बीच संपर्क क्षेत्रों में सील करने के लिए होता है जहां पर सापेक्ष चलन होता है। उदाहरण के लिए गैस्केट, रिंग, बेल, जहां पर बीच में क्या हो रहा हो, मूवमेंट हो रहा हो, ऐसी जगहों पर क्या होता है, स्टैटिक सील का उपयोग किया जाता है। और गैस्केट सील तो जहां पर हम स्थिर अवस्था में कोई कार्य करते हैं तो वहां पर स्टैटिक सील, और जहां पर हम लोग कोई मूवमेंट हो रहा हो ऐसी जगहों पर सील का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग डायनेमिक सील का इस्तेमाल करते हैं। तो स्थिर सील में गैस्केट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, जो बीच में ये जो सील आपको दिखाई दे रही है फिगर नंबर 2 में देखिए, इस बीच में देखिए ऊपर मेटल है, नीचे मेटल है, इसके बीच में सील है। तो ये सील जो है ये कंप्रेस्ड कॉर्क, ऑयल प्रूफ पेपर, ग्रेफाइट इम्प्रेटेड क्लॉथ, कॉपर कवर के साथ पॉली टेट्राफ्लोरिन, एथिलीन, कॉपर, स्टील इत्यादि की बनाई जाती है।
इसके बाद इनके बीच में देखिए कई प्रकार की, जैसे रबर गैस्केट, रबर का जो इस्तेमाल होता है ठंडे पानी की कनेक्शनों को फ्लैंज सीलिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जहां पर ठंडा द्रव प्रवाहित होता है किसी पाइप में, ऐसी जगहों के लिए क्या करते हैं हम लोग, रबर सील का उपयोग करते हैं। किस चीज का, रबर। दो मैचिंग सतहों को दो मैचिंग सतहों जो अच्छी सतह प्रदान नहीं करती हैं के बीच सील लगाने के लिए उपयोग की जाती है। कौन सी, कंप्रेस्ड कॉर्क गैस्केट, जहां पर से दो सरफेस हैं, दोनों खुरदरी हैं और इनके बीच में वो सील लगाई जाती है ताकि इस खुरदरेपन को फिल किया जा सके। ऐसी जगहों पर क्या होता है, कंप्रेस्ड कॉर्क गैस्केट यूज किया था। पेपर वाला, इसका प्रयोग चिकनी और सटीक, जहां पर बहुत ज्यादा फिनिश्ड सरफेस है, उसके बीच में हम लोग पेपर सील का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट संचेचन कपड़ा, यह गर्म पानी और भाप जोड़ के लिए उपयुक्त सामग्री है। जहां पर हम लोग गर्म पानी या भाप ऐसा कोई कार्य हो रहा हो, वहां पर हम लोग ग्रेफाइट इम्प्रेनेटेड क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर। मेटेलिक गैस्केट, स्टील, कॉपर या बेरिलियम से बने हार्ड मेटेलिक सील का इस्तेमाल आमतौर पर हाइड्रोलिक सिस्टम में पाए जाने वाले उच्च दाब वाले जोड़ों के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक में क्या होता है, हमेशा बहुत हाई प्रेशर पे काम होता है, तो ऐसी जगहों के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटेलिक गैस्केट का प्रयोग करते हैं सील का। देखिए इस प्रकार से होते हैं, आपने देखा होगा मेटेलिक गैस्केट, और लोहे के पंप में होता है हवा भरने वाले, कई जगहों पे आपने देखा होगा इस प्रकार की गैस्केट, हार्ड मेटल सील। डायनेमिक सील के निर्माण में सामग्री, डायनेमिक सील में क्या क्या होता है, रबड़ का इस्तेमाल होता है, नाइट्रिल का इस्तेमाल होता है, विल्टॉन का इस्तेमाल होता है, पीटीवीएफ प्लास्टिक का होता है, ब्यूटिल का, नियोप्रीन का, क्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। ये उसका टेबल दिया हुआ है कि कौन सा रबर होता है, उसका तापमान सहने की क्षमता कितनी कितनी होती है। ओ रिंग, जैसे कोई ओ रिंग सील होती है, ओ रिंग सील है और ये मूवमेंट कर रहा है ऊपर नीचे, ऐसी जगहों के लिए ओ रिंग सील का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पिस्टन रिंग है, यहां पर ऐसी जगहों पर ओ रिंग सील का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वाइपर, इस सील का प्रयोग रोटरी और स्लाइडिंग ऑपरेटिंग परिस्थितियों में किया जाता है। जहां पर कोई चीज घूम रही हो, गोल गोल घूम रही हो, या फिर स्लाइड कर रही हो, तो ऐसी जगहों पर, स्लाइड मतलब सरक रही हो, ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है वाइपर सील का। फिर वी सील, इस प्रकार की जो सील होती है, देखिए वी शेप में, उच्च दबाव के विरुद्ध उपयोग के लिए कपड़े प्रतिबल तथा चमड़े की सील उपयुक्त है। यह सील विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती है। जहां पर हाई प्रेशर होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर में ज्यादातर इसे काम में लाया जाता है। फ्लैंज सील, जहां पर फ्लैंज निकला हो, फ्लैंज होते हैं, इन फ्लैंज पर इस सील को लगा दिया जाता है ताकि फ्लैंज के बीच में से कोई रिसाव ना हो। इसी प्रकार के वी प्रकार के शेवरॉन सील, कप सील, ये हर प्रकार के सील इस्तेमाल होते हैं। डायनामिक सील होते हैं, मतलब ये मूवमेंट के दौरान, कोई ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पर मूवमेंट हो रहा हो, उसे बोलते हैं डायनेमिक सील। अब अगला है टॉर्क। टॉर्क मतलब होता है आघूर्ण। टॉर्क मतलब होता है आघूर्ण। असेंबली में टॉर्क को समझना, असेंबली में इंस्टॉलेशन के लिए समय पर पालन की जाने सावधानियां। असेंबली करते समय थ्रेड निर्माताओं द्वारा संतुलित टॉर्क मूल्यों के अनुसार थ्रेड फास्टनर को कसा जाता है। जैसे कि हम कोई नट में बोल्ट को जब टाइट करते हैं तो उस पर कितना जोर लगाना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क का उपयोग, कितना घुमाव आघूर्ण का इस्तेमाल करना है। यदि टॉर्क संतुलित टॉर्क मूल्य से अधिक है तो दोनों फास्टनर की थ्रेड्स क्षति हो सकती है। जैसे टॉर्क, अगर यदि हम लोग टॉर्क ज्यादा लगाएंगे तो जो थ्रेड है वो डैमेज हो सकती है, और कम लगाएंगे तो लूज हो सकती है। तो एक संतुलित टार्क जो कैसे लगाया जाए, उसके लिए टार्किंग का उपयोग किया जाता है। तो
ऐसी कंडीशन के लिए असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन के लिए समय पालन की जाने वाली सावधानियां। गैस्केट के एक समान कंप्रेस करने के लिए बोल्ट्स को टाइट करें। जोड़ के चारों ओर साइड के अनुक्रम का अनुसार करें। जैसे कि अगर ये कर रहे हैं तो जैसे ये वाला देखिए, अगर तो हमेशा क्रॉस में पहले इसे टाइट कर रहे हैं तो फिर इसे टाइट कीजिए, फिर इसे कर रहे हैं तो फिर इसे टाइट कीजिए। क्रॉस विधि में करेंगे तो चारों तरफ जो है समान लोड के अनुसार टाइटिंग प्रक्रिया होगी। गोल में भी इसे कर रहे हैं तो पहले फिर इसे करें, फिर इसे कर रहे हैं तो फिर इसे करें। इस प्रक्रिया में टाइट हमें करना चाहिए। जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, एक कर रहे हैं तो यहाँ पे दो पे करें, फिर यहाँ तीसरा करें, फिर चौथा करें, फिर पांचवा करें, फिर छठा करें, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां। ये प्रक्रिया है टाइट करने की, ताकि जो लोड हो चारों तरफ एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। अच्छी तरह से लुब्रिकेट फास्टनरों और कठोरीकृत फ्लैट वाशर का उपयोग हमें करना चाहिए। बोल्ट से बोल्ट की ओर घूमने वाले टार्क वैल्यू को पूरी तरह से चेक करें। गैस्केट पर कभी भी तरल या धातु आधारित एंटी स्टिक या चिकनाई वाले यौगिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह समय से पूर्व खराब इसे कर देता है। तो हमें टॉर्क का भी इस्तेमाल करना समझना चाहिए कि जब हम टॉर्क लगाते हैं किसी चीज पे तो जरूरत से ज्यादा भी नहीं और जरूरत से कम भी नहीं। जब इस प्रकार की टॉर्किंग होती है तो हमें संतुलित अवस्था में टॉर्किंग करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज सील, टॉर्क और असेंबलिंग जो पिंस की सहायता से हम लोग करते हैं, ये तीनों चैप्टर इसमें कवर होते हैं। इसमें केवल आपको देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर के आधार पर पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का असेंबली है। ग्रुप पिन कैसी होती है, ग्रुप पिन में ग्रुप बने होते हैं बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पूछा जा सकता है कि ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, तो उसको आपको पता होना चाहिए। कार्क गैस्केट, दो मेटल के बीच में जब हम उसको जोड़ते हैं तो बीच में सील का इस्तेमाल करते हैं। सील का इस्तेमाल क्यों करते हैं? लीकेज से बचाने के लिए। तो इस तरीके से ये जो आज का चैप्टर है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।